हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू रिकॉग्निशन आईएएस। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 17 अक्टूबर के क्वेश्चंस क्विकली हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जीएस के क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी। यहाँ पर देखिए जो सवाल पूछा गया है वो अर्ली वैदिक सोसाइटी, जिसे हम ऋग वैदिक सोसाइटी भी बोलते हैं, इसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर के आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा गया है लिखने के लिए। 10 नंबर का है, यानी कि 150 शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। जब हम अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में आते हैं तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद से जो मॉडल आंसर है उस मॉडल आंसर को एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि क्या चीज़ें हैं। टेलीग्राम से आप उन मॉडल आंसर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अर्ली वैदिक सोसाइटी के बारे में जब हम लोग आते हैं तो अर्ली वैदिक सोसाइटी हम लोग बोलते हैं कि 2500 से लेकर के 2500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच में ये हमारा डेवलपमेंट हुआ था। 1000 बीसी के बीच में फिर उसके बाद से आयरन की खोज हो जाती है, लोहे की खोज हो जाती है, और उसके बाद से फिर हम लोग इसे लेटर वैदिक डेवलपमेंट बोल देते हैं। हमारा फिर ये लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आयरन की बहुत ज़्यादा अब यूज़ होना शुरू हो जाएगा। जब अर्ली वैदिक पीरियड में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में पॉलिटिकल हमारा डेवलपमेंट होता है, सोशल होती है, इकोनॉमिक होती है। नॉर्मली ये सारी चीज़ें तो खैर हर ही सोसाइटी में देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा था उसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा समाज है उसमें एक हमें हायरार्की देखने को मिल रही थी। यह हायरार्की जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि गांव होता है, गांव के ऊपर में फिर हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक के ऊपर में फिर इसी तरीके से हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला होता है, जिला के ऊपर में मंडल होता है, मंडल के ऊपर में स्टेट होता है, फिर उसके बाद से हम लोग कंट्री यानी इंडिया बोल देते हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके की हमें हायरार्की देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे पहले फैमिली होती है, फैमिली जिसे हम लोग कुल भी बोलते हैं, हिंदी में इसे कुल बोलते हैं। फिर उसके बाद से कुल के बाद में हमारे पास में आ जाता है कम्युनिटी आ जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग कम्युनिटी की जगह पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक तरीके की हमारी समाज आ गया था, सोसाइटी हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद से हमारी विश हो जाती है, विश के बाद में फिर हमारा जन हो जाता है। तो ये हमारे पास में विश हो जाती है, विश के बाद में हमारा जन हो जाता है। तो यहाँ पर जो हेडमैन्स है, जैसे कुल है तो कुलपति हो गया, इसी तरीके से विश है तो विशपति हो जाएगा, जन है तो जनपति, जिसे जनपति, या फिर इसी को हम लोग गोप्ता भी बोलते थे, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि एक तरीके का राजा, एक तरीके का किंग है, जो कि ओवरऑल जो वो समाज है उस समाज का एक हेड ऑफ द स्टेट बन गया है। ये वाली चीज़ हो जाती थी हायरार्की के नाम पर। हायरार्की के बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वो है कि जो हमारा पूरा का पूरा समाज है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बटा हुआ था। जैसे यहाँ हमें सभा देखने को मिलती है, समिति देखने को मिलती है, फिर उसके बाद से विदथ देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद से गढ़ देखने को मिलती है। जो सभा, समिति, विदथ और गढ़ है, ये बेसिकली जो राजा है उसके कामों को अकाउंटेबल बनाते थे। हर एक सब ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक काम हुआ करता था। जैसे अगर सभा है, सभा में एक रत्निन हुआ करते थे, रत्निन, ठीक है, ये रत्निन हुआ करते थे जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोजीशन होते हैं, जैसे आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही रत्निन हुआ करते थे जो कि इंपॉर्टेंट पोजीशन या इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में क्वेश्चंस आते थे उनको ये लोग देख रहे होते थे। इसके अलावा राजा को चुनने के लिए ईशान हुआ करते थे, ईशान ग्रुप हुआ करता था, ये बेसिकली राजा को चुना करता था, राजा। अब जो राजा होता था वो पूरा समाज तो किंगशिप पे चल रहा है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, किंगशिप चल रही है, लेकिन राजा के पास में ऐसा कुछ खास पावर नहीं है और वो अकाउंटेबल भी है इस सभा के प्रति। दूसरी चीज़, ये राजा की जो पोजीशन थी वो हेरिडेटरी नहीं थी। हेरिडेटरी होने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि अनुवांशिक है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कुल में रहता था कि राजा का जो कुल है उसी कुल से कोई ना कोई बनेगा, बट ऐसा डिसाइड नहीं होता था कि कौन बनेगा। तो ये हमारे पास में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये आ जाती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई है। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में अगर बात किया जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ एग्रीकल्चर हैज़ चेंज्ड द लाइफ ऑफ द पीपल। अब देखिए एग्रीकल्चर ने किस तरीके से लाइफ ऑफ द पीपल को चेंज किया है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। एग्रीकल्चर अगर आप करेंगे, चूँकि अगर हम लोग पहले अर्ली मॉर्नो के बारे में बात करते हैं, जो अर्ली ह्यूमंस है उसके बारे में अगर बात करें तो हमारे पास में पहले आ जाती है पैलियोलिथिक पीरियड, फिर उसके बाद से आ जाती है हमारी मीजोलिथिक पीरियड, और मीजोलिथिक के बाद में नेक्स्ट आ जाती है हमारी नियोलिथिक पीरियड। दिस इज़ आवर नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड से हमें यहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत देखने को मिल जाती है। एग्रीकल्चर की शुरुआत यहीं से प्राइमरली देखने को मिलती है। अब इस एग्रीकल्चर की शुरुआत में कई सारी चीज़ें हुई, जैसे यहाँ पर हमें बारले, जौ पहले उगाया गया था, प्लस साथ ही साथ में वीट उगाया गया था। तो जौ यहाँ पर पूजा करने के लिए और वीट जो थी वो खाने के लिए यूज़ किया गया था। एग्रीकल्चर के आने के कारण से लोगों की जीवन में कई तरीके के प्रभाव पड़े। जैसे पहली चीज़, जो लोगों का जीवन था अब वो परमानेंट सेटलमेंट बदल चुका है, परमानेंट सेटलमेंट में बदल चुका है, ये हुई पहली चीज़।
दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि अब ये लोग, चूंकि परमानेंट सेटलमेंट हो गया है, तो ये लोग अब ग्रुप बना करके रहेंगे, कम्युनिटी बना करके रहेंगे। जब कम्युनिटी बना करके रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने कुछ सोशल कस्टम्स, कुछ ना कुछ सोशल नॉर्म्स, कुछ ना कुछ सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिया जाएगा। तो सोशल रूल्स हो गए, सोशल कस्टम्स हो गए, इनके कारण से एक हमारा कह सकते हैं एक समाज जो है वो धीरे धीरे एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की ओर में बढ़ना शुरू कर दिया था। इसके अलावा हमें कुछ यहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि अगेन सोसाइटी को एक साथ बांध करके रखने के लिए ही बनाया गया रहा होगा। तीसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि एग्रीकल्चर के कारण से अब यहाँ पर लोग कुक्ड फूड खाना शुरू कर दिए, कुक्ड फूड प्लस साथ में एग्रीकल्चर की चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए पॉटरी वगैरह बनाया जाना शुरू हो जाएगा। पॉटरी हो जाएगी जो इकट्ठा करने के लिए बनाई जा रही होगी। फिर मतलब तमाम चीज़ें हैं इस तरीके से जो एग्रीकल्चर करने के कारण से ही लोगों को एक साथ एकजुट करने में योगदान करेगी, और कहीं ना कहीं एक साथ लोगों के रहने का ही अल्टीमेट एक कॉन्सिक्वेंस निकल करके आया कि अब हमारी सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हो गई थी, यानी अब हमारी सभ्यता बननी शुरू हो गई थी। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तीसरा सवाल है हमारा सोशल स्ट्रक्चर को लेकर के, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के। जो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि ये जो सोसाइटी थी वो एक अर्बन सोसाइटी थी, ये एक अर्बन बेस्ड सोसाइटी थी जहाँ पर वेल डेवलप्ड चीज़ें थी। घर जो थे पक्के मकान बने हुए थे, वेल ड्रेन्ड स्ट्रक्चर था, प्लस वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर थे, रोड जो थे वो भी वेल कनेक्टेड थे, ग्रिड पैटर्न में थे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होते थे। इसके अलावा सिटाडेल फॉर्मेशन हो रहा है। तो तमाम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस सोसाइटी वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी वेल डेवलप्ड, एंड इन फैक्ट दिस सोसाइटी हैज़ ग्लोबलाइज्ड सिचुएशन, ग्लोबलाइज्ड सिचुएशन थी। कहीं ना कहीं इनका जो ट्रेड हो रहा था वो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही थी। तो यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर क्या हमें देखने को मिलता है, कई तरीके के सोशल स्ट्रक्चर है। प्राइमरली हमें यहाँ पर क्लास डिवीजन देखने को मिलता है, और ये जो क्लास डिवीजन है वो इकोनॉमिक क्लास डिवीजन है। एक सिटाडेल फॉर्मेशन देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जो सिटाडेल है, ऐसा माना जा रहा है कि जो हाई क्लास पीपल होंगे, हाई क्लास मतलब जिनकी इकोनॉमिक पावर, आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी, जो अमीर लोग होंगे वो लोग इस एरिया में रहते होंगे, हाईली एलिवेटेड एरिया पे था। और जो गरीब लोग रहा करते होंगे वो शायद पूर्वी किनारे पर जो ईस्टर्न एरिया वहाँ पर रहते थे, जो कि रिलेटिवली थोड़ा सा लोअर पोर्शन पे था। दूसरा यहाँ पर कारण आप बता सकते हैं कि यहाँ फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिल जाती है कि फोर्टिफिकेशन है, जो हाई क्लास के लोग हैं दे आर लिविंग इन अ फोर्टिफाइड एरिया में रहते थे। लेकिन अगेन हमें जो फोर्टिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके की देखने को मिल रही है, जो जगह के साथ बदलती रह रही है। जैसे कालीबंगा में देखेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप की फोर्टिफिकेशन है, धौलावीरा में देखेंगे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्टिफिकेशन। सिमिलरली चंदुदाड़ों में फोर्टिफिकेशन ही नहीं देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसके बेसिस पर भी पता लग रहा है कि जो समाज था, ऑल दो इट वॉज डिवाइडेड इन पुअर क्लास एंड रिच क्लास, बट पुअर क्लास का ऐसा नहीं था कि वो रिच क्लास में जा नहीं सकता था, एंट्री कर सकता था, क्योंकि वहाँ पर गेट लगे होते थे एंड पीपल वर पासिंग थ्रू विद मतलब थ्रू द गेट्स पास करते रहते थे। इसके अलावा हमें रिलीजियस गॉड एंड गॉडेसेस भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ बिलीफ देखने को मिलते हैं। कुछ एरिया में हमें रूरल सोसाइटी भी देखने को मिली है, जैसे कालीबंगा की सोसाइटी। कालीबंगा में हमें एग्रीकल्चर के प्रमाण मिले हुए हैं, प्लस साथ ही साथ में हमें जैसे बनावली में मिला हुआ है, प्लस इसी तरीके से हमें मतलब जो फायर अल्टार्स हैं यानी अग्निकुंड है वो भी देखने को मिले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज था, इस समाज में एक ऑर्थोडॉक्सिटी भी थी, कुछ बिलीव्स थे, कुछ लोगों के ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर हुआ करते थे, भगवान में भी विश्वास करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो जो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ये हिस्ट्री के बेसिक क्वेश्चंस थे। जरा फटाफट इनके मॉडल आंसर को भी अब हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये आपका मॉडल आंसर है, और अगेन ये मॉडल आंसर कोई आइडियल आंसर नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है जिसको आप रेफरेंस लेकर के अपने आंसर राइटिंग एबिलिटी को देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं और थोड़ा सा इनपुट ले सकते हैं शुरुआत करने के लिए। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन था जहां पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली वैदिक सोसाइटी थी। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो 3 सेगमेंट होते हैं इसमें, इंट्रोडक्शन, बॉडी और फिर हमारा कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और बॉडी के बीच में एक फ्लो चार्ट डाल देना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट डाल देना चाहिए, जिससे कि आंसर आपका थोड़ा अलग लिखे, डिफरेंट लगे और सुंदर लगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। उसी को ध्यान में रख करके ये किया गया है। जैसे इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा गया है कि अर्ली वैदिक सोसाइटी कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम 2500 BC to 1000 BC। द सोसाइटी वॉज रूरल बेस्ड एंड प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन एनिमल हस्बेंड्री। आंसर में देखिए कई जगहों पर अंडरलाइन नहीं किया गया है। उसका सिंपल कारण है कि अंडरलाइन करने के कारण से कई बार क्या होता है कि चीज़ें दिख नहीं पा रही थी, इस वजह से जो है अंडरलाइन नहीं किया गया है। बट स्टिल आपको आंसर में अपने अंडरलाइन करना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब एक फ्लो चार्ट यहाँ पर बना दिया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, फिर अर्ली वैदिक सोसाइटी हो गई, फिर लेटर वैदिक सोसाइटी हो गई। यहाँ पर टाइम पीरियड दिखा दिया गया अर्ली वैदिक सोसाइटी का। अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के बीच में जो डिवीजन हमें देखने को मिलती है उसका कारण क्या है, वो है डिस्कवरी ऑफ आयरन, ये दिखा दिया गया है। फिर दिखाया गया है कि जो ऋग्वैदिक सोसाइटी है यहाँ पर रूरल सेटअप था और इसके अपने पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सेटअप हुआ करते थे। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सेटअप क्या थे उसके बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट लिख दिया गया है कि जैसे पॉलिटिकल है तो हायरार्कल सेटअप है, उसके हेडमैन हुआ करते थे, सभा, समिति, विदत और गढ़ हुआ करते थे। ईशान होते थे सिलेक्शन ऑफ द किंग के लिए, किंगशिप होती थी जो कि अकाउंटेबल होती थी। सोशल स्ट्रक्चर में इसी तरीके से द्विज सिस्टम हुआ करता था। फिर इसी तरीके से वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी, रिलीजियस बिलीफ था लोगों का, रिलीजियस लिटरेचर्स एंड टेक्स्ट पाए गए हैं। इकोनॉमिक में आ जाते हैं तो गाविस्टी का इंपॉर्टेंस है, गाय गौधन्या जिसको बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री होता था, एग्रीकल्चर भी होता था, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी जो थी वो एनिमल हस्बेंड्री ही हुआ करती थी, पशुपालन थी। गाय को बड़ा ही पवित्र माना गया है, सेक्रेट माना गया है और मीन्स ऑफ एक्सचेंज हुआ करता था। ऋग्वैदिक सोसाइटी में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से डिवाइडेड थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो सवाल में पूछा गया वो लिख दिया गया है। पहले दिखा दिया गया है कि जो हायरार्की है वो कुल, ग्राम, विश और जन में है, जिसके हेडमैन हुआ करते थे कुलपति, ग्रामपति, विशपति और गोप, या फिर गोप्ता भी बोल दिया जाता है। किंगशिप प्रैक्टिस में की जाती थी, लेकिन ये हेरिडेटरी नहीं हुआ करती थी। ईशान यानी ग्रुप ऑफ द पीपल जो हुआ करते थे वो लोग इसे सेलेक्ट करते थे। फिर उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन थी, सभा, समिति, विदत और गढ़, जो कि अपना अपना काम करती थी। जो हाईएस्ट हेड हुआ करते थे जैसे प्रीस्ट है जो रिलीजियस हेड होता था, सेनानी है जो डिफेंस का हेड हुआ करता था, पूरब है जो कि फोर्ट का प्रोटेक्टर हुआ करता था, जो एक तरीके से जो मतलब जो किलेबंदी एक तरीके से बोल सकते हैं। स्पर्श होते थे जो स्पाई का काम किया करते थे। टैक्स कलेक्शन कोई परमानेंट बेसिस पे नहीं था, वॉलंटियर बेसिस पे था और जुडिशियल सेटअप ही नहीं था। सभा और समिति जो थी वही जुडिशियल काम भी करती थी। फाइनली कंक्लूड किया गया है कि जो पॉलिटिकल सेटअप है इट वाज वेरी बेसिक एंड अकाउंटेबल विच लेटर गॉट कॉम्प्लेक्स, रिजिड एंड हेरिडेटरी। अ सिंपल सिस्टम गॉट रिप्लेस्ड बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम टू लुक फॉर न्यू टेरिटरीज। ये सिंपल एक कंक्लूजन लिख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से आ जाता है, डिस्कस हाउ एग्रीकल्चर हैज चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, अब इंट्रोडक्शन में अगर लिखा जाए तो यहां से शुरुआत की गई है कि जो न्यूलिथिक पीरियड था इट वाज बेसिकली द जो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कहां से हुआ, वो यहीं से हुआ। इस समय तक बार्ले पहली बार कल्टिवेटेड क्रॉप थी और जो वीट थी, गेहूं था, या पहला ईटेबल क्रॉप उगाया गया था, बनाया गया था। एग्रीकल्चर के कई सारे इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो गया, कुक्ड फूड हो गई, सर्च फॉर न्यू लैंड यानी माइग्रेशन होना शुरू हुआ, पॉटरी हुआ करती थी, सोशल प्रैक्टिस हुआ करती थी, ट्रेड था और सब्सिस्टेंस और शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर ने कहीं ना कहीं लोगों को रोक दिया अपने नोमैडिक लाइफ यानी जो घुमंतु प्रणाली हुआ करती थी उसको रोक दिया। एक जगह पर लोग रहे और एक जगह पर रहने के कारण से लोग अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना मतलब कल्टीवेशन करना शुरू कर दिए। पशुपालन लोग करना शुरू कर दिए, हालांकि इससे पहले भी पशुपालन की जाती थी, लेकिन अब की जो पशुपालन थी उसका जो मोटिव था वो बदल गया। पहले लोग पशुपालन करते थे ताकि जंगली जानवर से रक्षा की जा सके, प्लस साथ में मीट का। दूसरा, अब जो पशुपालन की जा रही है वो अब जानवरों की ग्रेजिंग यानी फसल उगा दिए, काट लिए, अब उससे जो कटा हुआ क्रॉप है, जो बचा हुआ चीज़ है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, रेसिड्यू है, वो जानवर खा जाएंगे। एक तरीके से पास्चर का काम करेगा वो। साथ ही साथ में जो जानवर हैं, जो कैटल हैं, वो अब मिल्क दे रहे हैं, मीट है उनका, तो ये डबल बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर के कारण से लोग अब फायर मतलब जो अग्नि है, आग है, जो मतलब कह सकते हैं कि अब कुक्ड फूड खाना शुरू कर दिए थे, जो पहले रॉ फूड खाया करते थे, अब वो ज़्यादा बेहतर हो गया, ज़्यादा डिलीशियस हो गया। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के कारण से लोग अब नए जमीनें देखना शुरू कर दिए, अब एक्सपेंशन होना शुरू हुआ और धीरे धीरे जो इनफर्टाइल लैंड होती आ रही थी उसको रिप्लेस किया जा रहा था फर्टाइल लैंड के साथ में। फार्मिंग के कारण से लोग अब पॉटरीज डेवलप करना शुरू कर दिए ताकि वो लोग स्टोर कर सकें। जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके भी जो होता है स्टोरेज की जाती थी। परमानेंट सेटलमेंट ने लोगों को एक सोशल लाइफ दिया, लोग सिविलाइज होने लगे और अपने कुछ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, प्लस साथ में कॉमन इंजॉयमेंट के कुछ तरीके बना दिए ताकि सोसाइटी को एक साथ रखा जा सके। इसके अलावा शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती थी। ट्रेड जो है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स के फॉर्मेट में था और इससे यहाँ पर लोगों का आर्थिक डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है। कंक्लूजन के तौर पर लिखा गया है कि जो एग्रीकल्चर है इट हैज़ चेंज द पीपल। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट एग्रीकल्चर वॉज वन अमंग अर्ली पैरामीटर विच लेड सिविलाइजेशन टू डेवलप। तीसरा क्वेश्चन है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के क्या चीज़ है आखिर में। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो एक हाईली डेवलप्ड और वेल मैनेज्ड मतलब सिविलाइजेशन था। इट हैड हायरार्कियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंटरकनेक्टेड सोशल स्ट्रक्चर एंड ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर।
यहाँ पर इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में दिखाया गया है। पॉलिटिकल में जैसे कि सिटाडेल हो गई, बैदिंग रूम हो गया, फिर इसके बाद से फोर्टिफिकेशन हो गई, ज्वेल्स एंड जेम्स हो गई, जो कि जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, वो लोग पहनते थे, प्लस साथ में गरीब लोग भी अपना तांबे का पहनते थे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में इंटरनेशनल ट्रेड होती थी पोर्ट के जरिए, जैसे लोथल हो गया, सील पाई गई है, पॉटरीज पाई गई है, ज्वेल्स एंड जेम्स पाए गए हैं जो कि अलग अलग पार्ट से लाए जाते थे, जैसे सोना हो गया, कॉपर हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, लाजवंत हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सोशल स्ट्रक्चर में आते हैं तो मर्चेंट क्लास थी, क्लास डिवीजन थी, रिलीजियस गॉड एंड गॉडेसेस थे और बरियल्स थे। कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फोर्टिफिकेशन। अब जो फोर्टिफिकेशन थी वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की देखने को मिल रही है। कहीं सिंगल फोर्टिफिकेशन है, कहीं डबल फोर्टिफिकेशन है, कहीं पर नो फोर्टिफिकेशन, जैसे कि चंदुदाड़ो साइट हो गया। सिटाडेल हमें देखने को मिला है जो कि मोहनजोदड़ो में है, ये वेस्ट साइड में है, जो रिलेटिवली थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया है, जो दिखा रहा है कि शायद यहाँ पर रिच क्लास रहते थे या क्लास डिवीजन हुआ करता रहा होगा। इसके अलावा गेट जो है यहाँ पर पाए गए हैं और इस गेट के थ्रू अल्टीमेटली लोग एक दूसरे से पास करते थे, जिससे कि ये पता चलता है कोई रोक टोक नहीं थी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, कोई इसी तरीके की कोई मतलब कह सकते हैं कि रोक टोक नहीं हो रही है। ऑब्वियसली बरियल से हमें ये पता चलता है कि जो हायर क्लास के लोग हैं, रिच पीपल हैं, उनके ज्वेल्स एंड जेम्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा पहनते थे सोने चांदी वाली की चीज़ों को, और वही जो पुअर क्लास था वो नहीं इस चीज़ को कर पाता था। सिविलाइजेशन हालांकि अर्बन मॉडल पर बेस था, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर के प्रूफ हमें मिले हैं, रूरल सेटअप के भी प्रूफ मिले हैं, जैसे कालीबंगा साइट पर। इसके अलावा भगवान जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनके भी प्रूफ मिले हैं, और साथ ही साथ में फायर अल्टार्स यानी कि जो अग्निकुंड हुआ करता है उसका भी प्रूफ हमें देखने को मिला है, रोल जैसे कि हमारा चनुदाड़ो में भी मिला है, प्लस साथ में लोथल में मिला है और कालीबंगा में भी मिला है। तो इन सब एरियाज़ में हमें देखने को मिल जाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वेल डेवलप्ड एंड वेल कनेक्टेड सिविलाइजेशन। द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो रिफ्लेक्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक विच वॉज स्टडीड बाई हिस्टोरियंस। अब एक लास्ट क्वेश्चन आता है, हाईलाइट द चैलेंजेस पोस्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिस्ट ग्रुप, एग्जामिन द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस टू काउंटर टेररिज्म इफेक्टिवली। ये आंसर अभी लिखा नहीं जा पाया है, एक बार क्विकली जरा चलते हैं, और चूंकि ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन और एथिक्स का दिया गया था, हालांकि आप लोग उसे एथिक्स के तरीके से मत लिखिए, आप उसे एक बड़ा जनरल पर्सपेक्टिव में लिखिए, आप अपने खुद के लैंग्वेज में लिखिएगा कि आखिर में क्या चीज़ है। जरा चलते हैं क्वेश्चन पर, फिर डिस्कस करते हैं। ओके तो ये हम लोगों का चौथा नंबर का क्वेश्चन है। चौथा है, हाईलाइट द चैलेंजेस पोस्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। जैसे हम जब टेररिस्ट ग्रुप को प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या चीज है? ठीक है, तो टेररिस्ट ग्रुप का जब प्रोलिफरेशन होता है तो उसके कारण से आखिर में क्या चैलेंजेस पोस्ट हो रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट में देखेंगे, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में इशू चल रहा है, जहां पर हमास का अपना एक टेररिस्ट ग्रुप है। अब ये जो हमास का टेररिस्ट ग्रुप है ये एक्चुअली अरब से ही निकल करके आ रहा है। यहां पर दो अलग अलग तरीके हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहां पर इसको हम लोग क्यों वर्ल्ड वॉर 3 बोल रहे हैं। इसमें मल्टी स्टेट इन्वॉल्व है, जैसे इसमें शिया सुन्नी भी इन्वॉल्व है, इसमें 3 रिलीजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज्यूज इन्वॉल्व हो रहा है, प्लस साथ ही साथ में इस्लाम इन्वॉल्व हो रहा है, और यहाँ पर जेरूसलम की मेन कहानी यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। तो 3 अलग अलग रिलीजियस ग्रुप यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो ये बात हो जाती है। दूसरा, हमास का अपना एक टेररिस्ट ग्रुप है, और ये टेररिस्ट ग्रुप जो है वो हर एक मतलब सीमाएं लांघ चुका है। इसको किसी भी तरीके का अब जो एक वॉर टैक्टिक्स या वॉर एथिक्स होनी चाहिए वो भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेव हो चुकी है। पहले के टाइम में जब वॉर हुआ करती थी तो वॉर होती थी अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं ये एक शक्ति प्रदर्शन हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में जो बेसिकली वॉर हो रही है वो ठीक है लैंड को ही लेकर के हो रही है, कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल पावर को ही दिखाने के लिए हो रही है। लेकिन फिर भी ये जो वॉर है कहीं ना कहीं वो एक तरफ इजराइल अपने पावर को दिखा रहा है जो एक समय कभी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, और वहीं दूसरी ओर लोग अपने पावर को दिखाने के लिए वॉर लड़ रहे थे। हालांकि सिचुएशन आज की डेट में अलग है। आज जो हमास ग्रुप है वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, पैलेस्टीन अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और इजराइल जो होता है कहीं ना कहीं अपना पावर दिखा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सिचुएशन, हालांकि ये इशू अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि उसकी भी लिंक लगाई गई है, वो भी 1-2 दिन में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। आज एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम थी जिस कारण से वीडियोस बन नहीं पाई हैं, प्लस साथ ही साथ में जो है मतलब क्लासेस भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही जा रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जहां पर ये बोला गया है कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कई सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो जो टेररिस्ट ग्रुप होता है वो लगातार एक्सपैंड होते जाता है, जिससे हमारा एक वर्ल्ड वाइड थ्रेट देखने को मिल रहा है। कभी फ्रांस में कहीं अटैक हो रहे हैं,
तो कभी पाकिस्तान में ही बॉम्ब अटैक हो रहा है, कभी ईरान में हो जा रहे हैं। तो हमारे पास में अलग अलग जगहों पर जो है इस तरीके के बॉम्ब अटैक्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा हो रहा है स्लीपर सेल, जैसे कई लोग जो होते हैं पोलराइज हो जा रहे हैं, पोलराइज होने के कारण से अब हमें स्लीपर सेल का भी डेवलपमेंट देखने को मिल जा रहा है। तो कई सारे यहाँ पर चैलेंजेस हमें देखने को मिल जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, एग्जामिन द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस टू काउंटर टेररिज्म इफेक्टिवली। आखिर में क्या तरीके हम लोग अपनाएं, क्या इंटरनेशनली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर किस तरीके की चीज़ों को लेकर के आए जिससे हमें ये जो टेररिज्म है उसको हम लोग एक जगह पर इकट्ठा, मतलब कि उसको हम लोग काउंटर कर सके, देख सके। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक बार आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। इसके आंसर को अभी टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया जाएगा, यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। और लास्ट क्वेश्चन आपका है मोरालिटी को लेकर के, व्हेन मोरालिटी इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द लॉ व्हाट शुड प्रिवेल, द मोरल प्रिंसिपल और द लॉ। देखिए इसका जो आंसर है वो मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा। कारण उसका यह है क्योंकि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन फिलहाल है, एथिक्स अभी डिस्कस नहीं हुआ है और ये आप खुद से लिखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सवाल जरा सुनिएगा। व्हेन मोरालिटी इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द लॉ व्हाट शुड प्रिवेल, द मोरल प्रिंसिपल और द लॉ। मैं यहां पर कुछ केसेस के बारे में बात करता हूं। जैसे बात करते हैं हम लोग पुराने टाइम पीरियड की, ठीक है। जब पुराने टाइम पीरियड में हमारे पास में सती सिस्टम हुआ करता था, सती व्यवस्था हुआ करती थी, उस समय का जो सोसाइटी था वो ये लॉ पास किया हुआ था कि सती होना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो महिलाओं के विरुद्ध हुआ करता था। कहीं ना कहीं वो जान ली जा रही है, नेचुरल बेसिस पर जान नहीं जा रही है। और इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ हमारे जो पुराने टाइम के रिफॉर्मर्स थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए या फिर हमारे उस समय के और दयानंद सरस्वती हो गए, इन लोगों ने इस बात को लेकर के आवाज़ उठाया। राजा राम मोहन राय के कहने के कारण से 1829 में फिर सती व्यवस्था पर रोक लग गई। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मोरालिटी को दिखाया। मोरालिटी ये कहती है कि हमारे अंदर में एक मानवता होनी चाहिए, हमारे अंदर में लोगों की जो जीव है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी हो, उसके जान के प्रति, उसके लाइफ के प्रति एक हमें इमोशन होना चाहिए। और जो सती सिस्टम है वो लॉ है। कहीं ना कहीं जो मानवता है और जो लॉ है ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो मानवता के साथ खड़े होंगे और वो ये कहेंगे कि लॉ सही नहीं है, हमें लॉ बदलने की ज़रूरत है। आप लोग ऐसे समझिए कि जो लॉ होता है वो कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज को चलाने के लिए होता है। लॉ है इसलिए सोसाइटी है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी है तब लॉ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है। और लॉ इसी वजह से बदलते रहते हैं, समय के साथ में हमें लॉ को बदलना ही पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सती सिस्टम का देखा, सिमिलरली इसी तरीके से एम्बुलेंस का केस होता है। एम्बुलेंस पहले के टाइम में ऐसा नहीं था कि एम्बुलेंस को हर समय पास दिया जाता था। वीवीआईपी प्रोटोकॉल चल रही है, जब प्रोटोकॉल लगाया जाता था तो उस समय एम्बुलेंस को भी पहले रोका जाता था। अब वहाँ पर एक डिलेमा हो सकती है कि जो पुलिसमैन है वो देख रहा है एक तरफ की एम्बुलेंस है जहाँ पर जान मतलब जा सकती है, कॉमन आदमी है, वहीं दूसरी ओर हमारे कोई एक साहब आ रहे हैं जो प्रोटोकॉल में है, उनको वीवीआईपी सुरक्षा दी गई है, उनको निकालना है। तो अब यहाँ पर फिर से मोरालिटी आ गई। लॉ ये कहता है कि प्रोटोकॉल जारी हो रखा है, वीवीआईपी को कुछ नहीं होना चाहिए, उनको पास देना है, उनको फटाफट निकालना है। लेकिन एक मानवता ये कहती है कि भाई वहाँ पर एक वैसा बंदा है जो सच में जान से जूझ रहा है। तो यहाँ पर फिर से इशू उठ जाता है और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर मोरालिटी के केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर फाइनली अपना एक वर्डिक्ट दिया कि एम्बुलेंस को अब नहीं रोका जाएगा, एम्बुलेंस को पास दिया जाएगा। और हालांकि अगर कोई रोकता है तो उसके खिलाफ अब आई थिंक 5,000 का चालान वगैरह भी हो गया है। अब ये हो गया केस। तीसरा केस इसी तरीके से आज की डेट में ही आप लोगों ने देखा होगा, सेम सेक्स मैरिज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो नहीं हो सकती है। वो हम मतलब आम जनता, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का ही एक कह सकते हैं कि लिमिटेड है, छोटे एरिया में इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, इस तरीके की चीज़ें आज वर्डिक्ट में आया हुआ है। अगेन ये भी मोरालिटी का ही इशू है। कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि जो मोरालिटी है वो लोगों की इच्छा के ऊपर है। जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सेक्स के ऊपर में अट्रैक्शन होती है। हो सकता है मेल मेल का इंटरैक्शन हो सकता है फीमेल फीमेल का इंटरैक्शन हो सकता है बायसेक्सुअल हो। तो ये जो हमारे पास में एक इंटरैक्शन होती है, जो अट्रैक्शन होती है, कहीं ना कहीं उसको अगर हम लोग सामाजिक बंधन के तौर पर रोक देंगे तो इट वुड गो अगेंस्ट द मोरालिटी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास में कई सारे इश्यूज समझ में आ जाते हैं। तो मोरालिटी जब लॉ के अगेंस्ट में जाती है, व्हेन इट इज़ नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द लॉ, तो आखिर में क्या प्रिवेल किया जाना चाहिए? इसका सवाल का जवाब तो खैर आप लोग खुद देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर लॉ को प्रिवेल कराना होगा। क्यों? क्योंकि हमें समाज को सही तरीके से चलाना भी है। अब जैसे जहां पर भी जो इशू होगी वो बड़े मतलब लार्ज स्केल पर है गए, अगर मान लेते हैं ज़्यादा जनमानस को लेकर के है, तो हमें वहाँ पर लॉ को भी देखना होगा क्योंकि स्टेट भी चलाना है। इनफैक्ट हमारे जो एक साहब थे
हॉब्स नाम था उनका, उन्होंने बोला था कि स्टेट हैज़ द पावर, स्टेट को पावर दी गई है, स्टेट अपना सब कुछ बनाएगा और बाकी मोरालिटी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती है। कुछ हद तक ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेट को पूरे मतलब सभी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, इस वजह से बनाने की ज़रूरत भी होती है, लेकिन हर जगह पर नहीं। कुछ जगह ऐसी रहेगी जहाँ पर हमें लॉ के अगेंस्ट में जाकर के कुछ मोरालिटी बेसिस के इशूज़ भी लेकर के आने होंगे। मान लेते हैं चुनाव है, यहाँ पर मेल और फीमेल की अलग अलग लाइन लग गई है, ऐसा लॉ बोला गया है कि चलो ठीक है लाइन अलग अलग लगाना है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर आप अपनी मोरालिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल है, लाइन लगी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं उसमें जो प्रेग्नेंट लेडी होगी उसको आगे कर दो। क्यों? क्योंकि मानवता है, सीधी सी बात है। लॉ में ऐसा नहीं बोला गया है, लॉ में तो बोला गया है सब लोग इक्वल है, बट स्टिल यू हैव द मोरालिटी, आपकी मोरालिटी, आपकी मानवता, आपको पता है कि उस लेडी को प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली इसी तरीके से सीनियर सिटीजन है, उनको भी आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं डिसेबिलिटी को लेकर के। सुगम्य भारत अभियान, जब सुगम्य भारत अभियान नहीं चलाया गया था, उस समय से पहले जो डिसेबल्ड लोग थे, जो मान लेते हैं दिव्यांग लोग थे, उन लोगों को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाता था, कॉमन तरीके से। अब आपकी मोरालिटी थी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको आगे लेकर के आएँ, उनको जो बेनिफिट है, मतलब खड़े होने की जगह पर आप उनको बैठा दें, उनके लिए मतलब जो भी काम करना है वो काम करा दिया जाए, ये हो सकती है। लेकिन फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट द मतलब लॉ थी, अगेंस्ट द लॉ मतलब कि इस पर कोई लॉ नहीं था और मानवता जल्दी कोई लेता नहीं है, तो कहीं ना कहीं मोरालिटी और लॉ के बीच में यहाँ पर इनकॉन्सोनेंस हो जाती है। सरकार ने इसको देखा, लॉ को चेंज किया, सुगम भारत अभियान के तहत अब उनको प्राथमिकता दी जाती है, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये पूरा इशू था, ये पूरी चीज़ है। ये लिखना आपको अपने मन से है, कोई भी फिलोसफर कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है, अपने मन से अपनी इच्छा से 150 शब्द आपको लिखना है। धीरे धीरे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको सारी बातें आ जाएंगी। तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रही है, जिसमें हम लोग मॉर्निंग में 9-9:30 के आसपास में क्वेश्चंस पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं, शाम में उसका डिस्कशन कर लिया जाता है। ये जो प्रोग्राम है ये 599 के मंथली मेंबरशिप पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर जाकर के आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, या फिर वेबसाइट के थ्रू भी जाकर के आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन। कोई डाउट रहेगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर के अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।